नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है और आप का स्वागत है लर्निंग विद दोस्त। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में, उसमें ऑर्डर थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दोनों था। तो इसमें मॉडर्न थ्योरी हम पढ़ लिए थे। आज जैसे कि कल बताए थे आपको कि हम लोग पढ़ेंगे तारा का निर्माण कैसे होता है, स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रह कैसे बनता है, सौर मंडल कैसे बनता है, चंद्रमा कैसे बना, स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ और वायुमंडल का विकास कैसे हो रहा था, जलमंडल का विकास कैसे हो रहा था, हमारा जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट सब चीज पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आने वाला हो, मतलब एग्जाम में पूछता है। अननेसेसरी चीज जो बहुत कुछ दिए रहते हैं उसको इग्नोर करेंगे। इसमें जो टू द पॉइंट चीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारों का निर्माण के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा शुरुआती ब्रह्मांड था उसमें ऊर्जा जो एनर्जी था और जो पदार्थ था, जो एलिमेंट सब था, वो उसका वितरण समान नहीं था। मतलब कि इनका कहना है तारों के निर्माण में कि जो हमारा ऊर्जा था, जो हमारा पदार्थ था, वो सब ना एक समान रूप से वितरण नहीं था, कोई इधर था कोई उधर था। ठीक। दूसरा लाइन कहता है कि इनका घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। मतलब इसका अलग अलग डेंसिटी के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण में भी भिन्नता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा था उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था, जिसका डेंसिटी कम था उसका गुरुत्वाकर्षण कम था। फिर कहता है कि जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। अर्थात कि मान लीजिए कि एक ये है, एक ये दो पदार्थ है, दोनों में इसका डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा घनत्व है, ठीक है, ज्यादा डेंस है, और ये कम डेंस है। तो क्या करेगा, अधिक डेंस वाला चीज वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। किसको? जो कि कम डेंस वाला चीज है। तो वही चीज बोला कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग जगह पर वितरण था प्रारंभिक अवस्था में, मगर अधिक घनत्व वाला चीज वो अपने ओर अट्रैक्ट करता है। उसके बाद इसका ये कहता है कि यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। जो हमारा आकाश गंगा बना उसका भी यही था, यही प्रकार था कि जो अधिक घनत्व वाला चीज है वो कम घनत्व वाले चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। और नेक्स्ट कहते हैं कि एक आकाशगंगा असंख्य ताराओं का समूह है। हमारा प्लेनेट भी, और प्लेनेट एक स्टार के जो सूर्य है उसका चक्कर लगाता है, और ऐसा बहुत सारा स्टार है जो आकाशगंगाओं में। तो इसका भी यही करना कि एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है, और हम लोग जो प्लेनेट पे अभी पृथ्वी पे रहते हैं उसका सिर्फ एक स्टार है, सन। और ऐसा अनेक सा स्टार है और एक आकाशगंगा में, और ऐसे बहुत से आकाशगंगा हैं। उसमें से बहुत से आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा हम लोग का, उसमें से एक स्टार हम लोग का सन है, सन में एक प्लेनेट अर्थ है, और उस अर्थ पे बहुत सारे प्राणियों से एक प्राणी हम लोग हैं, जो बहुत मिनिमम बहुत छोटा है हम लोग पूरे ब्रह्मांड में। तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी 1000 प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। मतलब ये जो आकाशगंगा है, ये जो आकाशगंगा है, इसका जो व्यास होता है, व्यास एक होता है त्रिज्या हाफ और व्यास होता है पूरा। ये जो इसका व्यास है वो 80,000 से लेके 1,00,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। फिर ये नेक्स्ट कहता है कि एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। आपको पहले भी हम पढ़ाए थे ऑर्डर थ्योरी में, जो निहारका बना था वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बादल से बना था। तो वही चीज यहाँ पे फिर से पुरानी चीज फिर से, इसलिए कहते हैं ना पुरानी वीडियो देख के आप आइएगा तो और बेहतर तरीके से समझिएगा। तो वही चीज यहाँ पे कहता है कि जो हमारा निहारका है वो किससे बना है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के बादलों से। तो उसके बाद कहता है कि जिन तारों का निर्माण आरंभ कब हुआ, लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। तो तारों का निर्माण में आप समझ गए कि ये हमारा ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, आकाशगंगा में बहुत सारे पदार्थ जो प्रारंभिक अवस्था में था
वो जो अधिक घनत्व वाला पदार्थ था वो कम घनत्व वाले पदार्थ को अपने और अट्रैक्ट किया, क्योंकि अधिक घनत्व वाले पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण अधिक था। और इस आकाशगंगा जो है उसमें हमारा एक स्टार है जिसको हम सन कहते हैं। आकाशगंगाओं का व्यास 80,000 से लेके 1 लाख प्रकाश वर्ष के बीच होता है, और यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बादलों से निर्माण होता है। तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रहों का निर्माण, कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रह का निर्माण में एनसीईआरटी बताता है कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। तारे क्या है? निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। निहारिका क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम, उसी का गुंथित बहुत सारे गैसों का झुंड क्या है? निहारिका। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादलों में क्रोड का निर्माण हुआ। मतलब ये जो बादल बन रहे थे इसमें गुरुत्वाकर्षण सीधी बात है कि ये जो बादल बना है इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे धूलकण हैं। तो इससे क्या होता है? इससे क्रोड का निर्माण होता है। क्रोड मतलब वो बीच में ठोस हो जाता है और ये फिर मोशन करता है तो रोटेटिंग एक तस्तरी के रूप में विकसित होता है। फिर अगली अवस्था में गैस में बादल के संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुआ। तो जब ये बन रहा था तो इसमें क्या हुआ कि क्रोड बना, क्रोड को फिर ढकने के लिए बहुत सारे धूलकण हुए, तस्तरी का निर्माण हुआ और अंतिम अवस्था में जाके ये छोटे ग्रहाणु सर्वाधिक मतलब बहुत ज्यादा होने से कुछ बड़े पिंडों का निर्माण करता है जिसको हम ग्रह कहते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम को घूमते घूमते क्रोड का निर्माण होता है। इसको ढकने के लिए बहुत सारे इस पे कण आते हैं। ये एक मतलब डाइस तस्तरी के रूप में काम करता है और इसमें बहुत बड़े और छोटे होते हैं। तो बड़े क्या करते हैं? अपने छोटे को अपने और अट्रैक्ट करते हैं, जो कि लास्ट में आके ग्रह बनते हैं। और पृथ्वी भी हमारा क्या है? एक ग्रह है। ठीक, तो तारों का निर्माण पढ़ लिया और ग्रहों का निर्माण पढ़ लिया। नेक्स्ट है सौरमंडल। तो सौरमंडल में क्या करता है कि हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं और कितने तारे? 1 तारे हैं और 8 ग्रह हैं। ठीक, तो उनका कहना है एनसीईआरटी का कि निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल का जनक क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है, तो निहारिका को। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि हमारा सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, 8 ग्रह है और 63 उपग्रह है, लाखों छोटे पिंड है। ठीक, इसमें से 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल क्या है? इनर प्लेनेट्स है, मतलब आंतरिक भीतरी ग्रह है। और एक है आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट में उस आउटर प्लेनेट जो कि सूर्य का और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होता है, इसको उपग्रह कहते हैं। और बहुत सारे धूलकण गैस उसी में आते हैं। और इन 4 बाहरी ग्रह जो है उसको क्या कहते हैं? आउटर प्लेनेट। ये पृथ्वी के भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। और अन्य 4 ग्रह जो है वो गैस से बने विषाद ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाता है। मतलब क्या करना कि ये जो ग्रह है ये मतलब इंटरनल जो है वो पृथ्वी के भांति ठोस है, मगर आउटर जो ग्रह है वो क्या है? वो उसमें विशाल ग्रह जो है वो गैस से बने विशाल ग्रह, गैस से बने बादल ग्रह है। ठीक ना। उसके बाद इनका कहना है कि सभी ग्रहों का निर्माण लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो क्वेश्चन में यही पूछ देगा कि आज जो हम ग्रह देख रहे हैं इसका निर्माण लगभग कितने ईयर्स एगो हुआ था? तो इसका आंसर है 4.6 अरब ईयर। ठीक, उसके बाद सौरमंडल में इतना ही दिया है। उसके बाद इतना ही पढ़ना भी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो है ये एनसीईआरटी सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। चाहे आप लोअर से लोअर एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप हायर एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक में से एक हमारी 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है वो उसी को माना जाता है। उसके बाद है चंद्रमा, कि चंद्रमा का निर्माण कैसा होता है। तो चंद्रमा में 2 थ्योरी, एक ओल्डर थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी है। तो ओल्डर थ्योरी में 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया था कि पृथ्वी में प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेज से घूमते हुए एक पिंड थे। उनका डार्विन का कहना था कि जो हमारा चंद्रमा है वो तेज से घूमते हुए पिंड है, एक पिंड है जो बहुत तेज से घूम रहा है। घूमते घूमते क्या होता है
ये डमरू के आकार का बन जाता है, ठीक ना। और बाद में यही चीज टूट जाता है। और 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, हम आपके पास फिर से आते हैं। है ना? सॉरी, कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम है जो आप देख भी रहे होंगे, तो उसी का काम हो रहा है। कुछ टेक्निकल टीम के लोग हैं जो देख रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा के बारे में 1833 ईस्वी में जॉर्ज डार्विन ने बताया था कि चंद्रमा जो है वो हमारे जो पृथ्वी है और चंद्रमा वो बहुत तेजी से घूम रहा है, और घूमते घूमते एक डंबल का आकार हो जाता है। और अंत में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, जो कि उनका कहना था कि आज का प्रशांत महासागर जो है ना, उसी के कारण बना है। तो ये ऑल्डर थ्योरी था, और इस थ्योरी का मतलब साइंटिस्ट जो थे वो सेटिस्फाई नहीं होते, और उन्होंने फिर नया थ्योरी दिया, नया रिसर्च किया, रिसर्च से पता फिर किया कि कैसे चंद्रमा बना है और कैसे पृथ्वी बना है। तो इन्होंने पाया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो डमरू के आकार के नहीं होके वो एक टकराव से हुआ है, जो कि मंगल ग्रह से 1 से लेके 3 गुना ज्यादा बड़ा कोई प्लेनेट था, वो आके टकराया। और उससे क्या होता है कि चंद्रमा मतलब वो चीज अलग होकर चंद्रमा बनता है। और जो भाग वो है वो प्रशांत महासागर होता है, ना कि वो पृथ्वी और चंद्रमा घूमते घूमते एक डमरू के आकार का ऐसे करके। उन डार्विन का कहना था कि ये पृथ्वी और चंद्रमा है, एक समय घूमते घूमते क्या होता है कि ऐसे करके बन जाता है, और लास्ट में ये अलग हो जाता है, और यही चंद्रमा है जो पृथ्वी का फिर चक्कर लगाने लगता है। और ये जो भाग बनता है ये प्रशांत महासागर। तो इस थ्योरी को गलत करके मॉडर्न थ्योरी था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पृथ्वी है और एक बहुत सा बड़ा पदार्थ आया और इससे टकराया, जो कि मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। और इसी टकराव के वजह से ये हमारा जो भाग अलग हुआ वो चंद्रमा है, और जो बचा था वो है वहीं पे प्रशांत महासागर बना है। चंद्रमा का उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो हम लोग ने तारों का निर्माण पढ़ लिया, ग्रहों का निर्माण पढ़ लिया, सौरमंडल के बारे में पढ़ लिया, चंद्रमा के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट है पृथ्वी का उद्भव। इसके बारे में प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में पृथ्वी चट्टान गर्म और वीरान गड़ा थी, ना कि अभी के जैसे हरियाली था यहाँ पे। जैसे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे वन है, वायु है, जल है, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। एक वीरान गड़ा था, ना यहाँ पे वन था, ना यहाँ पे जल था। एक चट्टान था जो बहुत तो मतलब हार्ड था, कहीं कुछ था नहीं। और इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस अधिकतम मात्रा में, अभी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ चीज था नहीं। हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में था। लेकिन होता क्या है कि 460 करोड़ साल के दौरान ग्रहों पे जीवन का जो विकास होना, इससे अभी से लेकर 460 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे जीवन का विकास होना शुरू हो गया। तो ये जो आज का पृथ्वी है, यहाँ में वायुमंडल में बहुत से चीज थे, इसमें कुछ ऐसी घटना एवं क्रिया हुआ जिसके कारण चट्टान वीरान व गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुआ। तो उसके बाद कहता है कि पृथ्वी की संरचना परतदार है, मतलब पृथ्वी एक परत में नहीं है, इसमें क्रोड है, सीमा है, श्याल है। ये परतदार सीमा के रूप में हुआ। इसमें पृथ्वी का क्रोड जो है वो पदार्थ एक समान नहीं है, मतलब पृथ्वी का 3 लेयर जो है, ये 3 लेयर जो है, ये तीनों का जो वितरण है, ये तीनों एक समान नहीं है, इसमें अलग अलग पदार्थ है। ये सब के बारे में हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे पृथ्वी के बारे में, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद सब चीज के बाद आता है कि हमारा वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास कैसे होता है। तो एनसीईआरटी बताता है कि वर्तमान में जो वायुमंडल है वो 3 अवस्थाओं में विकसित हुआ है। पहला अवस्था है कि इसमें आदिकालीन वायुमंडल था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल का विकास में सहयोग किया। जो ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होने लगी तो उससे क्या हुआ, भाप निकल रहा था, जलवाष्प निकल रहा था, धूलकण निकल रहा था, जिससे कि हमारा वायुमंडल में गैसों में परिवर्तन होते रहा, और आज के वायुमंडल जो है उसको निर्माण में सहयोग हुआ।
और अंत में जो तीसरी अवस्था है इसमें कहा कि वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। मतलब कि बहुत सारे गैस तो निकल रहे थे मगर इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कैसे बढ़ा, इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग किया ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस था उसके द्वारा हुआ। तो इसको थोड़ा विस्तार में दिया गया कि प्रारंभिक वायुमंडल या जो था इसमें आदिकालीन वायुमंडल जो था उसमें बताया कि प्रारंभिक वायुमंडल इसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता था, उस सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। कि अभी जो ये यहाँ पे जो सन था, यहाँ पे हमारा अर्थ था, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस था। ये सूर्य का इतना ज्यादा ग्रेविटी था, इतना ज्यादा ग्रेविटी था और इसका सूर्य का इतना तेज था कि इसमें जो एक्स्ट्रा गैस था वो क्या हुआ, किसके और खींचा चला गया, सन के तरफ। और वर्तमान वायुमंडल के विकास में जो 3 अवस्थाएं हम पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा वीडियो रुकने के कारण कोलैप्स हो गया, मतलब कॉल आने लगा था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि वर्तमान में वायुमंडल के 3 अवस्था था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम पहले के बारे में जो पढ़ रहे थे उसमें बता रहे थे कि प्रारंभिक वायुमंडल जो है जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता वो सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ये जो सौर पवन था ये इस पृथ्वी पे जो आदिकालीन वायुमंडल था वो सौर पवन की ओर खिंचा चला गया और इसमें सारी जो गैसें थी वो पृथ्वी से दूर हो गया। और सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी के ये जो जितना भी हमारे पार्थिव ग्रह थे वो सभी पे यही चीज हुआ। फिर क्या होता है, पृथ्वी का ठंडा सेकंड जो होता है वो पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकला। तो पृथ्वी जब ठंडा हो रहा था उसमें बहुत सारे एक्टिविटी हो रहा था। इससे क्या हुआ कि जो जलवाष्प था वो बाहर निकल रहा था, बहुत सारे गैसें बाहर निकल रहा था। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में था। अब भी जैसे हम देखते हैं कि हमारे लाइफ के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरी होता, तो ये बहुत ज्यादा कम मात्रा में था। और ज्यादा मात्रा में क्या निकल रहा था पृथ्वी से, वायुमंडल में जलवाष्प निकल रहा था, नाइट्रोजन निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, मीथेन व अमोनिया निकल रहा था। और क्वेश्चन जब पूछता है तो आप देखिएगा उसमें कहता है कि पृथ्वी का जब वायुमंडल या जलमंडल का विकास हो रहा था या पृथ्वी के जो ज्वालामुखी से निकलता है उसमें ज्यादातर मात्रा किसका होता है, तो उसमें हम लोग बता सकते हैं कि जलवाष्प का होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया, यही 5 ऑप्शन देता है और इसी में आपको टिक लगाना होता है। तो वह उसके बाद था कि लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगा था। फिर वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड थे वो वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में था, जलवाष्प निकल रहा था, तो दोनों जब मिक्सअप हो रहा था तो क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था जिससे टेम्परेचर हमारा कम हो रहा था। तो उसके बाद फिर कहता है पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी के उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने। मतलब पृथ्वी पर उपस्थित जो आज का महासागर है वो पृथ्वी के उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्ष के अंतर्गत बने। जब हमारा पृथ्वी बन रहा था उसके 50 करोड़ साल लगे हमारे महासागर बनने में। फिर कहता है इसमें हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं और लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। पहले हमारा महासागर का विकास होता है, उसके बाद हमारा फिर क्या होता है, जीवन का उत्पत्ति होता है। तो जीवन का उत्पत्ति 20 करोड़ साल लग जाता है महासागर बनने के बाद उत्पन्न होने में। उसके बाद कहता है कि यद्यपि लगभग लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुआ। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा, ना कि अभी पृथ्वी पे जो है वो कहाँ था, हमारा महासागर में रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई जो कि महासागरों का देन था। ठीक, तो अभी जैसे पीछे पढ़ रहे थे कि हमारा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है इसमें सबसे ज्यादा अगर हमारा कोई सहायता किया तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि ज्यादातर कहाँ हुआ था, समुद्र से ही। और जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से बढ़ गई। आज हम वायुमंडल में ऑक्सीजन देखते हैं, सब कोई अधिकतम जीवन हमारा ऑक्सीजन पे ही निर्भर करता है, तो वो आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा ऑक्सीजन जो हमारे प्लेनेट पे है वो पूर्ण हुआ।
उसके बाद है जीवन की उत्पत्ति, सभी के बाद होता है जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति में आधुनिक वैज्ञानिक जो है उनका मानना है कि जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। तो उनका कहना है कि जो पहला ऐसा चीज था जो कि सजीव जो आज हम देखते हैं वो निर्जीव से सजीव बनने की घटना प्रारंभ हुआ था। जो इसमें कहता है कि निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सकता था वैसा सूक्ष्म कण थे। फिर कहता है हमारे ग्रह जीवन के चिन्ह अलग अलग समय के चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। तो हम पूछ सकते हैं ना कि आपको कैसे पता कि हमारा जीवन की उत्पत्ति हो रहा है, तो उसका जो हम लोग प्रूफ देखते हैं वो आज के जीवाश्म मतलब बहुत सारे पुराने चट्टान है, उसको जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारा जो बहुत सारे जीवाश्म है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराने हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा आज का जीवन कहीं ना कहीं वहां से विकसित हुआ। तो 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में जो धरती के अंदर थे उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवित दर्शी संरचना आज के शैवाल की जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी संरचना से मिलती जुलती है। ठीक, जैसे कि हम लोग प्रूव कर सके कि हमारा जो जीवन का विकास हो रहा था वो बहुत पहले से ही आरंभ हुआ था। तो इसमें बताया कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ एक कोशिकीय जीवाणु जो आज के मनुष्य तक के जीवन के विकास का सारा भूवैज्ञानिक काल का मापक्रम से प्राप्त किया। तो मतलब एक कोशिकीय जीवन से लेके अभी तक हम लोग जो अब अपना रूप देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, जिराफ देख रहे हैं, डायनासोर देखे, वो सब एक कोशिकीय जीव से विकास होना शुरू हुआ था और इतना विशाल हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पृथ्वी के आंतरिक संरचना, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, डायग्राम बना के पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।